हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स एरिया चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इस टाइम क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आज इस लेक्चर में हमें देखना है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, यानी प्लेन मिरर से हमको इमेज कैसे प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं। जब हम प्लेन मिरर के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो हम देखते हैं कि उसका इमेज जो है, इसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनता है। आप अपने चेहरे को देखते हैं ना समतल दर्पण में। आपके घरों में चेहरे देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उस दर्पण में जब आप अपना चेहरा देखते हैं तो देखते हैं कि उस चेहरे का इमेज जो है वो दर्पण के अंदर बनता है, मिरर के अंदर बनता है। और आप ये भी गौर किए होंगे तो देखे होंगे कि आप जितने दूर दर्पण से खड़े रहते हैं उतने ही दूरी पर हमको ये लगता है कि उतने ही दूर अंदर ये दर्पण के प्रतिबिंब बना है, जबकि दर्पण के अंदर बना होता है। इसमें हम 2D में बना नहीं सकते, इसलिए दर्पण के पीछे बनाया हूँ। तो यहाँ पे ये दर्पण के अंदर बना है प्रतिबिंब, न कि दर्पण के पीछे, क्योंकि दर्पण के पीछे तो पॉलिश है, तो इसके पीछे पॉलिश है तो पॉलिश के पीछे इमेज तो जाएगा नहीं। तो ये दर्पण के अंदर बना है, मिरर के अंदर बना है। तो जब किसी समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है ठीक उतनी ही दूरी पर दर्पण से प्राप्त होता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण से रहता है। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक अगर 10 सेंटीमीटर है तो फिर यहाँ से और इमेज तक की दूरी भी जो होगी वो भी 10 सेंटीमीटर ही होगी, वो भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। मतलब कि दर्पण से जितनी दूरी पर स्थित वस्तु रहता है उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब हमको बनता हुआ मिलता है। समझ में आया। और एक और इसमें होता है कि जितना बड़ा वस्तु का साइज रहता है उतना ही बड़ा हमको प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ना उससे बड़ा प्राप्त होता है ना छोटा प्राप्त होता है। उतना ही जैसे रहता है वैसे समतल दर्पण हमको दिखा देता है, प्रतिबिंब को ना बड़ा करता है और ना ही उसको छोटा करता है। इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हम किरण आरेख क्यों नहीं बना रहे हैं, किरण डालकर क्यों नहीं हम वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त कर ले रहे हैं। तो हमने तो किरण आरेख पढ़ा था बस स्फेरिकल मिरर के लिए, गोलीय दर्पणों के लिए किरण आरेख खींचने की विधि पढ़ी थी। समतल दर्पण के लिए ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम लेंगे तो ये 90 डिग्री यहाँ पे बना देगा और फिर इसी रास्ते से वापस चला जाएगा, और जितना किरण इससे निकलेगा समांतर आएगा वो फिर से वापस जाता जाएगा, तो हमको प्रतिबिंब बनाने में दिक्कत होगा। इसलिए हम इस पे किरण आरेख नहीं खींचते हैं। अब आपको ये दिमाग में आया होगा कि तब तो इसका कर्वेचर सेंटर भी नहीं होता होगा, यानी वक्रता त्रिज्या भी नहीं होती होगी और फोकस बिंदु भी नहीं होता होगा। तो इसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस बिंदु दोनों होते हैं। कैसे? ये मान लीजिए ये रेखा है, ये एक रेखा है। अब इसको और छोटा करके हम बनाएं तो मान लीजिए ये एक गोला है। ये गोले को अगर हम काट दें, यहाँ से इतना काट दें तो आपको ये एक सीधी रेखा मिलेगी, और ये सीधी रेखा गोले का एक भाग है। अब सीधी रेखा, इतना सीधा रेखा है ना छोटा सा, अब इसको हम गोल कर दें, थोड़ा सा और ऐसे बना दें तो ये गोला बन गया, वृत्त बन गया ना। तो ये भी तो गोले का हिस्सा बन गया। तो ये हम देख रहे हैं कि इसका भी सेंटर बन जा रहा है, इसका भी केंद्र बन जा रहा है। तो हम जिस गोले का ये भाग होता है दर्पण, इसी को इसकी वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसके इन दोनों के बीच की दूरी को पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको फोकस भी मिल जा रहा है और वक्रता केंद्र भी मिल जा रहा है। लेकिन ये तो बहुत बड़ी रेखा है ना। क्यों? क्योंकि दर्पण देखते हैं आप कितना बड़ा होता है। तो जब दर्पण इतना बड़ा होता है तो उसका अगर गोला बनाएंगे तो बहुत बड़ा बनेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि इसका जो वक्रता केंद्र है वो अनंत पर स्थित है और इसका फोकस दूरी जो है वो भी अनंत पे स्थित है। अर्थात समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों अनंत पर स्थित रहते हैं। अगर आपको ये सब लिखना हो तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में। अब देखते हैं हम कि स्फेरिकल मिरर का यूज कहाँ होता है, यानी गोलीय दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो नाई की दुकान में होता है। नाई क्या होते हैं? जो आपके बाल बनाते हैं उसी को बोलते हैं नाई। वो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, बड़े फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का, इसलिए कि हमको उसका बड़ा इमेज प्राप्त करना है, छोटे छोटे बालों का बड़ा इमेज प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, उसको फोकस और
फोकस और पोल के बीच रखेंगे तभी तो हमको बड़ा इमेज प्राप्त होगा। इसलिए बड़े फोकस दूरी वाले दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ताकि हम जो उसके सामने खड़े होते हैं तो वो हम पोल और फोकस के बीच खड़े हों। इसलिए वहाँ पे बड़े फोकस दूरी के अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है नाई की दुकान में। और डॉक्टर जो है, डॉक्टर द्वारा आँख, नाक, कान व गले की जांच के लिए ये अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ये एक छोटा सा दर्पण होता है, उसमें हैंडल लगा होता है और वो अब आपके मुंह में डालकर उस दर्पण को देख लेगा, आपके दांत को, कि आपके दांत में क्या हुआ है, आपकी जीभ में क्या हुआ है। वो बड़ा इमेज बनाकर उसको दिखा देता है, इसलिए वो देख लेता है। उसके बाद कान की भी जांच कर सकता है, बड़ा इमेज बना देगा तो। और अवतल दर्पण का एक और उपयोग है तो टेबल लैंपों के प्रकाश को समांतर प्रकाश पुंज बनाने के लिए। समांतर प्रकाश पुंज का मतलब कि एक सीधी रेखा में बनाने के लिए, प्रकाश को एक सीधी रेखा में गति करने के लिए, एक रास्ता बनाने के लिए जो होता है। अब टार्च में आप देखे होंगे एक सीधा रे निकलता है प्रकाश का, एक सीधा टार्च से रे निकलता है प्रकाश का, तो उसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। उसमें जो कटोरी टाइप का होता है वही होता है अवतल दर्पण। टेबल लैंपों में, वाहन के हेडलाइटों में, जो गाड़ियां होती हैं उसके हेडलाइट में भी उसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे सौर भट्टियों में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, अब अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित कर देता है। अगर अनंत से प्रकाश की किरणें आए तो वो उसको केंद्रित करके एक जगह एकदम इकट्ठा कर देता है। तो वैसे ही जब सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं तो उसको इकट्ठा करने के लिए क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सौर भट्टियों में। और जब एक जगह प्रकाश की किरणें इकट्ठी हो जाएंगी तो क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा उष्मा उत्पन्न होगा, उष्मा बनेगा, तो उष्मा से हम कोई भी काम कर सकते हैं। इसलिए इसका उपयोग सौर भट्टियों में भी किया जाता है। तो आशा है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम उत्तल दर्पण के उपयोग देखेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।